क्या पहचान, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो। माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद। देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 माननीय आकाश आनंद 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 जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ इंसान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ इंसान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ इंसान। डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर मानवर काशीराम साहब, मानवर काशीराम साहब, मानवर काशीराम साहब। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। माननीय श्री काशीराम साहब अमर रहे, मानव काशीराम साहब अमर रहे, मानव श्री काशीराम साहब अमर रहे। साथियों, हेलो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब, साथियों, बाबा साहब, बाबा साहब। बहन कुमारी मायावती जी, साथियों, हमारे आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के एकमात्र उत्तराधिकारी, युवा दिलों की धड़कन माननीय आकाश आनंद साहब हमारे आपके बीच में आ गए हैं। हम चाहेंगे आप लोग जोरदार तालियों के साथ माननीय आकाश आनंद साहब का स्वागत करें। हमारे आपके बीच में जिनको बेशर्मी से इंतजार कर रहे थे, काफी समय से बैठे थे, हमारे आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारे आपके बीच में नेशनल कोऑर्डिनेटर, हम सब के प्रेरणा स्रोत। मैं चाहूंगा आप हमारे जिले के मंडल के प्रभारी, जिले के जिलाध्यक्ष माननीय प्रत्याशी जी उन्नाव, आप लोग माननीय आकाश आनंद साहब का बड़ी माला पहनाकर स्वागत करने का कष्ट करें। आराम से, तो आप रुकिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। हटो, 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 हटो। बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश भैया संघर्ष करो, आकाश भैया संघर्ष करो, आकाश भैया संघर्ष करो, आकाश भैया संघर्ष करो। जीतेगा भाई, जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। आकाश आनंद जिंदाबाद। अब मैं बहन मायावती जिंदाबाद, अब बहन मैं मायावती जिंदाबाद। अब मैं हमारे उन्नाव के हमारे जो हरदिल अजीज प्रत्याशी है माननीय अशोक पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रतीक चिन्ह हाथी देकर माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। उसके बाद माननीय सरवर मलिक साहब जो हमारे लखनऊ के प्रत्याशी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो
जिलाध्यक्ष उन्नाव वो भी मूलचंद लोधी जी, दिनेश गौतम जी जो साथी स्वागत करने का कष्ट करें। साथियों, इसके साथ साथ मैं आज उन्नाव की पवित्र भूमि पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा दिलों की धड़कन बहुजन मूवमेंट को पूरे भारत देश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में देश में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर पूरे देश में सर्व समाज के हित में काम करने के लिए जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस मिशन मूवमेंट में अपने एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में माननीय आकाश आनंद साहब को इधर हम लोगों के एक एक युवा के लिए और एक एक माता बहन बुजुर्ग के लिए और आज पूरे देश में वो संघर्ष के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। मैं चाहूंगा इस विशाल जनसभा को माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद साहब आए इस विशाल जनसभा को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय आनंद साहब। अब मैं चाहूंगा हमारे उन्नाव के जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय अशोक पांडे साहब के माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब के सम्मान में स्वागत में दो शब्द कहने का कष्ट करें। प्रांगण में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और साथियों, आप सबके चरणों में मैं अशोक पांडे उन्नाव लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सब जो मंच पे लोग हैं उनसे अनुरोध है कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर जो लोग हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आनंद जी को जिन लोगों ने स्वागत कर दिया सब स्थान ग्रहण करें। सभी लोगों, आप इतने वक्त से इंतजार कर रहे हैं जिनका, वो माननीय आकाश आनंद जी हमारे बीच हैं और एक बार मैं चाहूंगा पहले जोरदार तालियों से, उन्हें लगेगा उन्नाव की क्रांतिकारी धरती पर है। एक बार जोर तालियों से नारा, मेरा नहीं, एक ही नारा लगाना है, एक ही नारा लगाना है, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती। आदरणीय आकाश आनंद जी, एक नारा मैं कहूंगा वो जरूर लगाएं, भारत की मजबूरी है, भारत की मजबूरी है। आप सबके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात कुछ कहें, कुछ बोल देना, बोल दिया नहीं अभी जल्दी। अच्छा, मैं आकाश आनंद जी से प्रार्थना करूंगा कि 2 मिनट का समय जरूर दे दें मुझे। आप देख रहे हैं उन्नाव लोकसभा सीट पर या उन्नाव शहर का पिछले 10 साल में कितना बुरा हाल, कितना बदहाल हो गया है। और आकाश आनंद जी इस देश के यूथ आइकॉन हैं। 50 करोड़ लोग युवा, 50 करोड़ युवा इस देश को, 50 करोड़ युवा आकाश आनंद जी में भारत का भविष्य देख रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मुझे बहन जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है। जो अराजकता, जो अत्याचार दलितों, ब्राह्मणों और अल्पसंख्यकों पर उन्नाव में हो रहा है पिछले 10 साल से, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। और मैं आकाश आनंद जी को आप सबकी तरफ से 35 लाख की आबादी और 25 लाख मतदाताओं की ओर से ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उन्नाव का ये सर्व समाज, बहुजन समाज आपको इस सीट पर, मुझे इस सीट पर बहन जी के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से विजय दिलाएगा। आपने कल के अखबार पढ़े होंगे
कि साक्षी महाराज और उनके विधायक गुंडों ने मुझे जान की धमकी दी है, लेकिन जिसके साथ इतना बड़ा सर्व समाज है उसका कोई भी आदमी बाल बांका नहीं कर सकता। ये मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं एक लाइन में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, आप शांत हो जाएं। मैं एक लाइन में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, प्लीज शांत हो जाइए। एक पंक्ति में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि इस हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, और अगर देश के आकाश पर आनंद की स्थापना करनी है तो भाई आकाश आनंद के हाथों को मजबूत करना है। जय भीम, जय भारत। अब मैं माननीय आकाश आनंद साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब से विनती करता हूं कि वो इस विशाल जनसभा को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय आनंद साहब, आप जोरदार तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें। देखो यार क्या कर रहे हैं यार, तो क्या मतलब क्या कर रहे हैं। जय भीम। साथियों, आप सब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि काफी गर्मी में हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी जोशीला युवा साथी, आप सब आज जो अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने आए, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, अपनी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं यहां अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, साथ साथ मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेस, DS4 वे बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा शक्ति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर अब बीएसपी मूवमेंट से जुड़ चुका हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी जिंदगी निभाने की कोशिश करता रहूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन लोकसभा आम चुनावों में पिछले चुनावों की तरह ही यहां पर दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर आप लोगों को, हमारे कैडर को, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे वर्करों को अंदर से
कमजोर करने की कोशिश करेगा, गुमराह करने की कोशिश करेगा। परंतु साथियों, पहले की तरह दुश्मन आप पे सामने से वार नहीं करेगा। अब दुश्मन जानता है कि आप अंदर से मजबूत हैं, तो वो अपने छुटपुट एजेंट्स, बहरूपिये बनाकर आप लोगों के बीच में भेजने का काम करेंगे। तो साथियों, आप लोगों को इन बहरूपियों से, खास तौर से जो लोग नीला पटका पहनकर, जय भीम के नारे लगाकर आप लोगों को बहकाते हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी हमारी हितैषी नहीं, विपक्षी पार्टियां हमारी हितैषी हैं, ऐसे लोगों से संभल कर रहना होगा। और अब पिछले बहुत समय से ऐसे चमचे जो विपक्षी पार्टियों के आपके लोगों के बीच में घूम रहे हैं, अब इनको आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं साथियों, अब आपको इनको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। साथियों, अगर कोई ऐसा बहरूपिया छुटभई आदमी जो आपको बहुजन समाज पार्टी से भटकाने की कोशिश करे, अब सारे युवा साथियों से मैं दरखास्त करता हूं कि ऐसे बहरूपियों को बीच में समाज में लाकर चप्पल मार मार कर इनको वापस भगवा देना यहां से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये बहरूपिये, ये दुश्मन हमारे समाज को अंदर के साथ साथ बाहर से भी बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि दुश्मन पार्टियों को तो फंड बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल जाता है, परंतु बीएसपी का मूवमेंट आपकी मेहनत की कमाई के तन मन और धन से ही चलता है। तो मैं ये आज मौका जो मुझे मिला है आप लोगों को अपनी बात रखने का, मैं इस मंच से आप लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने सालों तक अपनी मेहनत की कमाई से इस मूवमेंट को जारी रखा, और आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आगे भी आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। साथियों, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, ये एक नया बहुत बड़ा स्कैम आपके लोगों के बीच में आया है। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में? साथियों, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये एक नया तरीका है जिससे ये राजनीतिक दल बड़े बड़े धरना सेठों से, इनकी कंपनियों से नया नया चंदा लेने का जरिया बना चुके हैं। साथियों, आप जानते हैं पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ रुपए इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों से चंदे या फिर फिरौती के रूप में लिया है। साथियों, परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में आपको भाजपा का नाम मिलेगा, कांग्रेस का नाम मिलेगा, समाजवादी पार्टी का नाम मिलेगा, परंतु एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लिया। आप जानते हैं वो पार्टी कौन सी है? साथियों, बहुजन समाज पार्टी केवल यहां उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के सहारे पर नहीं, बल्कि आप लोगों के तन मन और धन के सहारे से यहां पर चुनाव लड़ती आई है, और आगे भी पूरे देश में आप लोगों की मेहनत के कमाई के पैसे से ही चुनाव लड़ती जाएगी। तो आप लोगों को एक बार फिर से इतनी मेहनत करने के लिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार तालियां और हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस चुनाव में हमारी तरह ही और भी विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी, परंतु इस बारी आपको किसी भी पार्टी को वोट डालने से पहले उनसे उनके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है। बाहर बीजेपी की सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में आसीन है। अब आपको उनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है कि भाई पिछले 10 साल में तुमने हमारे समाज के लिए क्या क्या काम किया, वो आज आप हमें बताओ, तब हम आप पे एक बारी को फिर से विश्वास करने का काम करें। साथियों, परंतु ये लोग पिछले 10 साल से एक भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप लोगों के लिए काम नहीं कर पाए हैं। साथियों, हम इनसे जाति और धर्म के आधार पर नहीं, हम इनसे शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के आधार पर वोट मांगने को, जस्टिफाई करने को कहेंगे।
साथियों, आपको इन 3 मुद्दों पे उनसे सवाल उठाने हैं। साथियों, अगर हम आपसे शिक्षा के मुद्दे पे इनकी कमियों के बारे में आप लोगों के बीच में रखें, तो साथियों आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 साल में शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा की सरकार ने हमारे सभी बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं, वो किसी माफी के लायक नहीं, वो किसी चुनावी जनसभा में कोई भाषण के लायक नहीं, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बुरा हाल कर दिया है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से, सरकारी स्कूल के 8वीं कक्षा के बच्चे से गुणा भाग करने को कहो या अंग्रेजी में 2 लाइनें बोलने को बोलो, तो वो बेचारा ना गुणा भाग कर पाता है, ना अंग्रेजी के 2 शब्द समझ पाता है। इतना बुरा हाल है इस भाजपा की सरकार के रहते हुए। साथियों, जब आप उन पे शिक्षा के क्षेत्र में सवाल उठाएंगे तो वो आपको भटकाने के लिए डिजिटल इंडिया का नारा देंगे, डिजिटल इंडिया के नाम पे आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। परंतु साथियों, डिजिटल इंडिया का भी सच ये है कि पिछले 10 साल में 65% से ज्यादा स्कूलों में आज भी एक भी कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। आप एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हो, दूसरी तरफ आधे से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर नहीं दे सकते, तो कहां से बनेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया? अब आप ही बताइए। साथियों, जब आप इनको डिजिटल इंडिया के नाम पे घेर लोगे, जब आप शिक्षा के नाम पर घेर लोगे, तो ये बोलेंगे कि नहीं भाई, भारत तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, हमारे बच्चे बच्चे को रोजगार मिल रहा है। तो साथियों, रोजगार के नाम पे भी जो इन्होंने मजाक किया है वो भी मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। यहां पे कितने युवा हैं जो बेरोजगार हैं आज की डेट में? साथियों, आप जानते हैं, आप लोगों का दर्द बहुत ज्यादा, जो दर्द है वो पूरी जनता देख रही है इस वक्त, पूरा समाज देख रहा है कि किस तरह आप लोग मेहनत करके इन सरकारी जो भर्तियां निकलती हैं उनके एग्जाम में पेपर दे के आते हो और आपको पता चलता है 4 महीने बाद ही कि वो पेपर लीक हो जाता है। तो आपका दुख और दर्द यहां पूरे भारत की जनता देख रही है। और इस बारी हमारे युवा साथी इनको बख्शेंगे कि नहीं, बताइए। तो साथियों, जिस तरीके से ये आपका पेपर लीक करते हैं, जिस तरीके से ये बहाने ढूंढते हैं आपको ना रोजगार देने के, उसी तरीके से आप इनको बताइएगा जब ये वोट मांगने आए कि भाई जिस तरीके से मेरा पेपर लीक हो गया था, ऐसे ही इस बारी तुम्हारा वोट लीक हो गया, अब तुम नहीं जीत पाओगे। साथियों, आज देश की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आज 30% पढ़ा लिखा युवा भी बेरोजगार घूम रहा है। आज 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। और ये नहीं कि ये बेरोजगार ये इनके पास नौकरियां नहीं है कि आपको दे पाएं। आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जो ये चाहे तो कल भर के आप सबको रोजगार दे सकते हैं। परंतु साथियों, इन लोगों की नीयत नहीं है, ये लोग चाहते नहीं है कि आपको रोजगार मिल जाए, क्योंकि अगर आपको रोजगार मिल गया तो आप अपने संवैधानिक हक के आधार पर आरक्षण के लिए भी मांग कर सकते हैं। साथियों, 2016 से नौकरी नहीं दी है मेरे भाई, 2014 से किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। ये लोग 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा करे थे तुम सबसे, कितने लोगों को रोजगार मिला है? कितने लोगों को रोजगार मिला है? नहीं मिला। तुम्हें पता है, न्यूज़पेपर भी आजकल बेशर्मों की तरह ये खबरें छाप रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी आजकल ऐसी खबरें चल रही हैं। मैं एक पढ़ के सुनाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवकों को मात्र 3,500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 17 लाख से ज्यादा बच्चे मात्र 3,000 नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है। और ये 3,000 नौकरियां कोई पढ़े लिखे नौकरियों नहीं, कोई बड़ी अफसर की पोजीशन नहीं थी, ये प्यून की नौकरी थी।
और इसके लिए पीएचडी स्कॉलर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं, मेरे जैसे यहां पढ़े लिखे भाई लोग अप्लाई कर रहे हैं। बताओ, हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप ही बताइए, आपने अपने बच्चे को इतना पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा किया कि वो पियोन की नौकरी करेगा? बताइए साथियों, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप देश को चलाने का काम करोगे, आप आईएएस अफसर बनोगे, आईपीएस बनोगे, बड़े बड़े इंजीनियर्स बनोगे। साथियों, अगर आपने यहाँ पे हाथी को जिताकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, तो ये हमारा आपसे वादा है कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से हर एक गरीब बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा यहाँ पे एक बड़ी नौकरी पर बैठा होगा। परंतु साथियों, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात माने तो वो रोजगार नहीं दे पाए, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं दिला पाए, तो वो पलट के क्या बोलते हैं हमारे युवा साथियों से कि भाई पकोड़े तलने को भी तो रोजगार कहते हैं। मुझे माफ करना, बोलते वक्त भी शर्म आ रही है। पकोड़े तलने को भी अगर रोजगार कहते हैं, तो अगर ये गलती से सत्ता में दोबारा आ गए तो कटोरा थमा के बोलेंगे भीख मांगने को भी रोजगार कहते हैं। तो अगर आपको भिखारी नहीं बनना, अगर आपको पढ़ा लिखा एक इंजीनियर, एक इज्जतदार नौकरी करनी है, तो साथियों समय आ गया है। ये जो कमल का फूल खिला है, आप सब जानते हैं कमल का फूल कहां खिलता है? साथियों, ये इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि इसने भारत को कीचड़ बना रखा है। समय आ गया है, इस कमल के फूल को उखाड़कर, जलाकर फेंक दीजिए और अपने भारत को दोबारा से एक तरक्की की और प्रगति की ओर ले चलिए। साथियों, जब हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए ये कमल के फूल वाले, जब हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, तो ये आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या कहते हैं कि भाई हम आपको मुफ्त में राशन दे देंगे। अब बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कर कर, इतनी मेहनत कर कर भिखारी बनाने के लिए ये सत्ता में बैठे थे हमें। अब आप ही बताइए साथियों कि ये कोई गर्व की बात है कि 140 करोड़ की भारत की जनता में अगर 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त की राशन की स्कीम में डाल दिया, तो ये कोई गर्व की बात है? बताइए, 80 करोड़ जनता को बना दिया ना भिखारी और गरीब, गलत है? साथियों, जब ये आपसे ये बोले ना कि 80 करोड़ जनता को हमने मुफ्त में राशन दिया है, तो इनसे पूछिएगा तुम कितने अनपढ़ हो सकते हो कि तुम ऐसी बात पे गर्व कर रहे हो, ऐसी बात का प्रचार कर रहे हो जिससे हम सबको, पूरे दुनिया को पता चलता है कि आधा भारत आज गरीब और भिखारी बन चुका है। साथियों, अगर 2014 में जो इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आज ये शायद हमें दिन नहीं देखना पड़ता। आप जानते हैं साथियों कि ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हैं? आप जानते हैं आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती? आपको ये महीने का कितने का राशन देते होंगे साथियों? बताइए। 200 रुपया, 200-300 रुपया, 100 रुपए? अरे भाई, ईमानदारों की सरकार है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 100 रुपए? 1000 रुपए का राशन देते हैं तुम्हें, 1000 रुपए का। बहुत ईमानदार, बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं। ठीक है, तो 1000 रुपए के हिसाब से भी गुणा लगा लेते हैं, गणित लगा लेते हैं। ठीक है, तुम्हें साल का 12,000 रुपए से राशन तो ज्यादा से ज्यादा का नहीं देते होंगे? 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिलता होगा ना? अगर क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो कितना कमाते महीने का? 25,000, 20,000 रुपया। साल का कितना हुआ? 2 से 2.5 लाख रुपया कम से कम कमाते तुम। 12,000 का राशन देके तुम्हें 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग।
भाई अब बताइए, ये लोग कहते हैं इसको गुजरात मॉडल। साथियों, 12,000 देके 2.5 लाख चूना लगाना शायद गुजराती मॉडल होगा। हमें ये गुजराती मॉडल नहीं रचता, हमारे यूपी की जनता को नहीं चाहिए ये गुजराती मॉडल। मेरे भाई, किसको चाहिए ऐसा ये मॉडल बताइए? यहाँ पे नहीं चाहिए। 2.5 लाख की नौकरी चाहिए ना, तो हाथी पे बटन दबाओ, हाँ करना बंद करो, हाथी पे बटन दबाओ और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करो। साथियों, साथियों 2014 में इन्होंने महंगाई को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। बोल रहे थे कि भाई पेट्रोल महंगा है, गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। आज 2024 में आप लोग कितने का पेट्रोल भराते हो? 100 रुपए। कितने का गैस सिलेंडर खरीदते हो? 1200 रुपए। 2014 में क्या दाम था गैस और पेट्रोल का? 400 रुपया। अब आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 60 रुपए से 100 रुपया हो गया, गैस सिलेंडर 400 रुपये से 1200 रुपये हो गया, अब इनके मुंह से भाषण में महंगाई के लिए क्यों एक शब्द नहीं निकलता है? घोटाला है। अरे ईमानदारों की सरकार है, घोटाला मत बोलो मेरे भाई, घोटाला मत बोलो। ये लोग पहले आपको बताते हैं कि भाई हम आपकी महंगाई कम कर देंगे, फिर आपका वोट भी चुरा लेते हैं, आपसे नौकरियां भी छीन लेते हैं, आपको बदले में मुफ्त राशन देते हैं। अब ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे बताओ? चोर, चोर। साथियों, ये एक नंबर के धोखेबाज है, धोखेबाज। चूना लगाना बखूबी जानते हैं, आंखों में धूल झोंकना बखूबी जानते हैं। इनकी बातों में नहीं आना, इनकी एक भी शब्द आपको मानने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपसे बोले कि भाई 5 साल और दे दो, इन्होंने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए, 60 महीने चाहिए, मैं काला धन ले आऊंगा नोटबंदी के बाद। आज 10 साल बाद भी सारे नोट आपके बदल दिए, सारा धन घूम गया, पर कितने लोग हैं जिनका काला धन पकड़ा गया? कितने लोग जेल में गए? अब आप ही बता दीजिए। कोई नहीं गया। पता है क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम्हारा नोट जो बदल रहा था वही साला लेके बैठा था, सारे के सारे नए लोग। साथियों, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े भाजपा के नेताजी ने हमें बोला कि भाई तुम यूपी की बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोल कर बदनाम कर रहे हो। यूपी में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए इतने सारे काम किए, तुम अगर अपनी आंखें खोल के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी तरक्की करी है यूपी ने। यूपी की सरकार तरक्की की सरकार है। उन्होंने ऐसी हमें सलाह दी तो हमने उनकी सलाह मानी। वो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हैं, तो उनका कहवा क्यों नहीं मानेंगे हम? तो हमने समझा ठीक है भाई, अगर बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है और हम उसको बुलडोजर की सरकार ना कहे और हम अपनी आंखें खोल के देखें कि यहाँ यूपी में कितनी तरक्की हुई है, तो हमने वही किया। अब यूपी की तरक्की हम आपके बीच में रख रहे हैं। साथियों, यूपी आज हर रोज यूपी में हर रोज एक किसान आत्महत्या करता है। यह है यूपी की तरक्की। यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह है यूपी की तरक्की। यूपी में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के केसेस सबसे ज्यादा हैं पूरे देश में। यह है भाजपा की सरकार की यूपी की तरक्की। साथियों, यूपी में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ देश में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं अपराध के। यह है यूपी की तरक्की।
हत्याओं के केस भी पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा है। और आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है, किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, उत्तर प्रदेश में साल में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग होती है। अब आप भी बताइए कि ये तरक्की की सरकार है कि ये तबाही की सरकार है? अब आप ही बताइए। साथियों, जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाए, वो सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, वो तबाही की सरकार है, वो तबाही की सरकार है। साथियों, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इनकी तुलना तालिबान की सरकार से करने लगेगी, तालिबान की सरकार से करने लगेगी। ये लोगों की सरकार तबाही की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। आप लोगों से मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं साथियों, इन्होंने साल का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी एक धोखा था। इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ किया। साथियों, नोटबंदी के नाम पर इन्होंने कहा काला धन लेके आएंगे, वो भी आज तक 1 रुपया वापस नहीं आया। अब आप ही बताइए साथियों, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है कि नहीं? तो साथियों, अब समय आ गया है कि इस चुनाव में इस कमल को उखाड़ कर फेंक, यहां पर अपने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का। साथियों, इसी तरह समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों से वोट मांगने का काम करेगी। बट साथियों, जिस पार्टी को एक पर्टिकुलर समाज ने, चलिए बोल ही देता हूं साथियों, जब 2022 का इलेक्शन था तो हमारे मुसलमान भाइयों ने और बहनों ने इस समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट डाला कि नहीं डाला, बताइए? परंतु साथियों, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, आज उसी समाज पर जब अत्याचार होता है तो उनके खिलाफ इनके मुंह से एक चू नहीं निकलती है। अब यह भी सच है कि नहीं, आप ही बता दीजिए साथियों। परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ राज्यसभा में, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके खिलाफ ये लोगों के हाथ और जुबान सबसे तेज चलती है और ये उस बिल को फाड़ने का सबसे पहले काम करते हैं। साथियों, अब आप ही बताइए, क्या ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार है कि नहीं? साथियों, चोर हैं चोर है। साथियों, ये चोर नहीं है, साथियों ये चोर नहीं है, ये जरूरत से ज्यादा समझदार हैं, ये जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। साथियों, जो अपने समाज के नाम पर सिर्फ अपने परिवार को चुनाव लड़ाए, उससे पूछना चाहिए कि भाई क्या पूरे यादव समाज में आपको आपके परिवार के अलावा कोई भी काबिल आदमी नहीं मिला जो चुनाव लड़के पार्लियामेंट जा सके? अब आप बताइए साथियों, क्या ऐसा होता है, ऐसी होती है कोई राजनीतिक पार्टी जो सिर्फ अपने परिवार को लड़ाए? नहीं ना साथियों। तो अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे यादव समाज के भाई बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा कि साथियों, ये पार्टी, अगर आप लोग इनको भी वोट डालेंगे तो आप अपने समाज से गद्दारी कर रहे होंगे। ये आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ये आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते। ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश
अंग्रेजी में कहूंगा सेल्फिश लोग हैं। साथियों, इसी की तरह कांग्रेस की पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेगी। परंतु साथियों, ये लोगों को 60 साल से ज्यादा सेंटर की सत्ता में रहने का मौका मिला, परंतु 60 सालों में इन्होंने हमारे बहुजन समाज के लिए आज तक एक भी काम नहीं किया है। पर अब जब इनका अस्तित्व खतरे में है तो ये लोग बोलते हैं कि हम हमारे सभी SC, ST, OBC व पिछड़े समाज को आरक्षण देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, आपको बस इनसे एक ही सवाल पूछना है कि भाई तुम जो भी वादे कर रहे हो, तुम पहले वो वादे जहां पे तुम्हारे राज्य की सरकार चल रही है वहां पूरे करो, फिर यहां पे आना और फिर उत्तर प्रदेश में हमारे बहुजन समाज से वोट मांगने का काम करना। साथियों, ये आपने एक बार इनसे बोल दिया तो ये पलट के आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है कि आपके बहुजन समाज के लिए ये कोई भी काम कर दें। परंतु साथियों, इन लोगों पे और समय ना जाया करते हुए मैं आपको बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके आधार पे आप अपने समाज में जाकर अपने लोगों को बहन जी के कामों के बारे में बताएं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने 3,250 करोड़ रुपए अपनी गरीब बच्चियों को पैदा होने पर ही देने का काम किया। इतना ही नहीं साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कराने का काम किया था। साथियों, इतना ही नहीं, बहन जी ने बसपा की सरकार चलते हुए प्रदेश के व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27वीं सीट आरक्षित करी थी। और उतना ही नहीं, बल्कि देश में पहली बार सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में भी 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने महामाया आवास योजना के तहत हमारे सभी SC, ST, OBC व आदिवासी परिवारों के समाज के परिवारों को 12,500 करोड़ की लागत से उनको अपना खुद का घर देने का काम किया था। इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी की सरकार के चलते हुए बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दिया था और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए बहन जी की सरकार में किया गया था। इतना ही नहीं, हमारे युवा साथियों को जानकर अच्छा लगेगा कि बहन जी की सरकार के चलते हुए बहन जी ने 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी रोजगार दिया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक हमारे पुलिस फोर्स में जवानों को भर्ती किया और 6 लाख से अधिक हमारे सभी अपर कास्ट समाज के जरूरतमंद पढ़े लिखे भाई और बहनों को सरकारी विभिन्न भाग्यों में सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, ये है बहन जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस। बहन जी शिक्षा मुफ्त में देती है, राशन नहीं। बहन जी रोजगार देती है, फ्री में राशन नहीं, भीख नहीं। बहन जी अपनी बच्चियों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने गरीब घरों परिवारों के लिए खुद का घर देती हैं, उनका घर उजाड़ती नहीं। साथियों, यही है बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसके तहत चलकर पूरे देश में बहन जी यहाँ पर सभी सब समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को उनको सही तरीके से मदद करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगी।
साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी से, सभी लोगों से, और खैर मेरे साथ साथ ये मेरे व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी ये विशेषकर खास अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आप लोग अपने वोट को, आपका वोट बहुत कीमती है, आप अपने वोट को किसी को खरीदने ना दें, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कहीं जाया ना हो जाए, कोई जाति, बरादरी, धर्म, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी आप अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग न कर पाए। क्योंकि साथियों, देश में हर एक महिला, पुरुष व युवक को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी से ये खास अपील करता हूँ कि हमारे सभी साथियों को इस समय अपना सभी आपसी झगड़ा, मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जितना भी नाराजगी है आपस में एक तरफ कर इस समय यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें, ताकि फिर आप अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना सके। साथियों, हम आप लोगों से अपील करते हैं कि अशोक कुमार पांडे जी को आप यहां पर भारी वोटों की मतों से जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करें, ताकि ये बहन जी के हाथ मजबूत कर सके। साथियों, इसी क्रम में हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि मनोज कुमार जी को भी आप यहां पर भारी मतों से वोट से जिताकर उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम करें, ताकि वो यहां पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। साथियों, खासकर यहाँ पर मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि सरवर मलिक जी को भी आप भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें, ताकि वो आपके हकों के लिए पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ उठा सके और बहन जी को प्रधानमंत्री बना सके। साथियों, इन सब क्रम में मैं अपने सभी युवा साथियों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब बढ़ चढ़कर यहाँ पर अपने सभी बड़े बुजुर्गों को ले जाकर वोट डलवा कर आए, ताकि आप सभी बहन जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख सके और बहन जी के साथ साथ अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का सपना पूरा कर सके और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की शासन, पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम कर सके। आप सभी से मैं यही अपील करते हुए आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।